हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि टीआरआई प्लेटफॉर्म से। आज हम अपने जो हिस्ट्री जो पार्ट है उसके अंदर हम जो यूनिट 7 है वो पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में। अभी आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने ये बात करी कि कैसे जो विजयनगर है उसकी कैसे उसकी खोज हुई, कॉलिन मैकेंजी के बारे में हमने बात करी। उसके बाद में जैसे कि वहाँ की बाजार व्यवस्था जो थी उसके बारे में बात करी हमने। राजा कृष्णदेव राय के बारे में बात करी और जो उनकी अमर नायक प्रणाली थी उसके बारे में हमने विशेष रूप से बात करी। आज हम अपने लेक्चर में जो स्थापत्य विजयनगर का जो स्थापत्य था उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। इसके अंदर हम जो सिंचाई व्यवस्था थी, नहर जो उनकी प्रणाली थी या फिर जो जलाशय थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके जो भवन वगैरह जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो रिलीजियस जो उनका जो स्थापत्य था वो और जो राजनीतिक जो उनके भवन बने हुए थे उनसे कैसे अलग था। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि ये है कि किसी भी जगह के बारे में जो स्रोत की हमने जैसे बात की तो विजयनगर में स्थापत्य के भी हमें स्रोत मिले हैं। और उसके बाद में जो विदेशी यात्री थे यात्रा वृत्तांत हमने जो यूनिट 5 करी थी उसके अंदर हमने विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत हमने पढ़े थे। उसमें उसमें हमने मैंने बताया था कि कैसे वो जो विदेशी यात्री थे उन्होंने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, जो भी उन्होंने देखा वो अपने वृत्तांतों में लिखा। तो ऐसे ही विजयनगर के अंदर भी हाँ, काफ़ी जो विदेशी यात्री है वो आए। जैसे कि सबसे पहले हैं अब्दुल रज़्ज़ाक हैं। ये 15वीं शताब्दी के अंदर आए और ये फ़ारस के दूत थे। तो ये दूत के रूप में जो विजयनगर आए थे। उसके बाद में निकोलो दे कॉन्टी है, ये भी 15वीं शताब्दी में आए थे। ये इतालवी व्यापारी थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो दूत के रूप में आते थे व्यापारी या फिर व्यापारी वगैरह होते थे या फिर सैनिक जो रूप है सैन्य सैन्य जो उनके अभियान थे उनके थ्रू मतलब आते थे व्यापारी। तो ऐसे ही जो जो ये निकोलो दे कोंटी हैं ये इटली के व्यापारी थे। तो ये 15वीं शताब्दी में ये भी अ, विजयनगर आए। फिर ये अपना सिर्फ निकितिन है, ये भी 15वीं शताब्दी में ये भी रूस के व्यापारी थे। फिर बारबोसा है, ये इम्पोर्टेंट है। हम आगे पढ़ेंगे भी कैसे इन्होंने जो विजयनगर का स्थापत्य था इसके बारे में भी इन्होंने अ, लिखे हैं विवरण। तो ये 16वीं शताब्दी के अंदर आए थे। फिर उसके बाद में देखते हैं डोमिंगो पेस है। तो ये भी 16वीं शताब्दी के अंदर आए थे। इन्होंने क्या करा था कि जो रोम है वहाँ से तुलना करी थी विजयनगर की। और इन्होंने जो पर्वतीय श्रृंखलाओं से जैसे घिरा हुआ है विजयनगर, तो इसकी तुलना इन्होंने रोम से करी थी। फिर जो ये फर्नांडो नूनीज है ये भी 16वीं शताब्दी के अंदर आए थे। अब सबसे पहले हम लोग स्थापत्य के अंदर हम पढ़ेंगे जो शहर की किलेबंदी है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें यह है कि 15वीं शताब्दी में जो फारस के जो दूत बनकर अभी मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो अब्दुल रज़ाक आए थे, ठीक है, दूत के रूप में आए थे ये। तो ये क्या करे कि इनको कालीकट यहाँ पे भेजा गया तब ये विजयनगर आए। तो इन्होंने क्या बताया कि जो किलेबंदी है उसके बारे में बताया कि दुर्गों की क्या थी, 7 पंक्तियाँ इन्होंने बताई है कि 7 पंक्तियाँ बनी हुई थी दुर्गों की। जो किलेबंदी थी उसके अंदर जैसे कि जो बाहर की बाउंड्री पहले वो है, उसके बाद में थोड़ी दूर के बाद में दूसरी बाउंड्री, ऐसे करके इन्होंने क्या बताया अब्दुल रज़ाक ने कि 7 है ना वो बाउंड्री है इसके अंदर। फिर इन्होंने ऐसे बताया कि जो ये किलेबंदी है इसके अंदर शहर के साथ साथ में जो कृषि और जंगल है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। कृषि और जो जंगल का क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चारदीवारी के अंदर सिर्फ शहर है या फिर लोग रह रहे हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो भी उनका जैसे बाजार वगैरह हो गए वो अंदर, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो कृषि का क्षेत्र था उसको भी और जंगलों को भी किलेबंदी के अंदर घेरा था। ये जो बाहर की जो दीवार थी सबसे बाहरी दीवार, तो ये पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी क्योंकि विजयनगर के चारों ओर पहाड़ियां थी। तो बीच में पहले तो चारों पहाड़ियाँ थी लेकिन पहाड़ियों को भी उन्होंने क्या करा था कि जो बाहर की सबसे बाहरी जो किलेबंदी थी उससे उन्होंने जोड़ रखा था, ठीक है। इसके बाद में ये जो राजगिरी की जो संरचना थी ये थी शुंडाकार थी और इसको गारे का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। इसमें जो घनाकार पत्थर थे उन्हीं का ही
ही मतलब यूज़ किया गया था। ये फनाकार नहीं है, यहाँ पे ना घनाकार है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? तो उनका उपयोग किया था, तो वो उनको ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल है ना सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं था कि उनको चिपकाने के लिए किसी गारे का प्रयोग किया गया था। वो एक-दूसरे के ऊपर वैसे ही टिके रहते थे, ठीक है? और जो दीवार के जो अंदर का भाग था ना, उसके अंदर इन्होंने क्या करा था कि जो मिट्टी और जो मलबा होता है ना, उसका मिश्रण बनाकर उसपे पुताई जो करते हैं वो करी हुई थी, ठीक है? और वर्गाकार और आयताकार बुर्ज ये बाहर की ओर निकले हुए थे, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके बाद में है कि इस किलेबंदी की क्या विशेषता थी? इन्होंने बनाई थी, चलो क्योंकि ज़्यादातर हम अगर देखेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि किले के अंदर रहने के लिए जो राजभवन वगैरह वो होते हैं, बाजार वगैरह होते हैं, मंदिर वगैरह ये होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा था कि जो कृषि क्षेत्र है, जंगलों का क्षेत्र है, उनको भी किलेबंदी के अंदर लिया था। तो ये हम आप भी देखना पड़ेंगे कि इसमें ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी विजयनगर की किलेबंदी की, ठीक है? तो इसमें जैसे दिखाया गया तो पहली पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है? इन दीवारों के बीच में क्या था? जुते हुए खेत भी थे, बगीचे भी थे, ठीक है? और आवास भी थे। आवास यानी घर जो लोग रहते थे उनके घर। फिर डोमिंगो पेस क्या बोलते हैं? डोमिंगो पेस बोलते हैं कि जो पहली परिधि से है ना, शहर में प्रवेश करने के लिए दूरी बहुत अधिक है। इसमें खेत हैं, धान के कई उद्यान भी है और जलाशय भी है और जिनमें 2 जिलों से जल आता है, ठीक है? तो अब देखो इन्होंने जैसे कि हमने पहले देखा था कि इसके अंदर कृषि क्षेत्र और जो जंगल क्षेत्र वो है। अब इसके अंदर यहाँ पे डोमिंगो बेस इन्होंने अपने जो विवरण दिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है? इसमें खेत तो है ही है, साथ में कुछ उद्यान भी है और जलाशय भी है। यानी पानी का जो भी पीने के पानी या फिर सिंचाई के लिए किसी भी चीज़ के लिए पानी की जो आवश्यकता थी, उसकी आपूर्ति के लिए भी इन्होंने क्या करा था, जलाशय भी जो किलेबंदी थी उसी के अंदर थे। तो इसके अंदर 2 झीलों से जल आता था, ठीक है? अब आता है कि जो दूसरी किलेबंदी है, ये नगरीय क्षेत्र के चारों ओर बनी हुई थी, ठीक है? और जो तीसरी है, वो शासकीय केंद्र को घेरा हुआ था। फिर उसके बाद में जो शासकीय केंद्र को जो तीसरी जो थी किलेबंदी उसके अंदर घेरा हुआ था, लेकिन इसके अंदर भी क्या था कि जो इम्पोर्टेंट जैसे कि बिल्डिंग कोई वो थी, इनकी इमारतें थी, उनको अपनी अलग उनकी चारदीवारी होती थी। तो ये तो अलग था, लेकिन उसके अलावा भी उनकी अलग चारदीवारी होती थी, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इमारतें होती थी उनकी, ठीक है? उनके जो प्रवेश द्वार थे, वो स्थापत्य के नमूने थे और जो शहर थे, उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा गया था। तो इसका मतलब इसको पढ़ के हमें क्या पता चलता है? एक तो ये काफ़ी प्लानिंग के साथ में इन्होंने बनाया था, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे कि किलेबंदी से उनको और भी क्या फ़ायदे थे, ठीक है? अब जो भी जो स्थापत्य यहाँ को देखने देखने को मिलता है, जैसे ये बताया कि प्रवेश द्वार हैं, वो स्थापत्य के नमूने थे, यानी बहुत बढ़िया तरीके से उनको बनाया गया था और मुख्य सड़कों से जोड़ा गया था। तो ये जो स्थापत्य था, तो इनको जो हिस्टोरियन है, वो क्या बोलते हैं कि ये इंडो इस्लामिक शैली का थे, मतलब ये इंडियन भी और इस्लामिक दोनों शैली का मिश्रण थे ये। अब सवाल आता है कि हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब सवाल है कि जो कृषि क्षेत्र है उसको किलेबंदी में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है कृषि का। तो ये क्यों किया? मतलब क्या रीज़न था कि जो कृषि क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके भी चारदीवारी इनको करनी पड़ी? तो इसका सबसे जो इसका तात्पर्य इसका ये मतलब है कि उनको सुरक्षा की वजह से मतलब ये करा गया था। जैसे ये था कि मध्यकालीन जो भारत था या फिर मध्यकालीन समय में क्या था कि घेराबंदियाँ होती थी। इनका मतलब क्या है घेराबंदियों से कि युद्ध होते थे, तो क्या करती थी एक सेना जैसे एक दुर्ग है उसके अंदर जैसे विजयनगर है तो विजयनगर के अंदर कोई राजा रह रहा है। अब बाहर से कोई आक्रमण करने आएगा तो वो क्या करता था घेराबंदियाँ कर लेता था। यानी दुर्ग के चारों ओर बैठ जाता था, ना ही तो आने का रास्ता रहता था, ना ही अंदर जाने का। तो क्या होता खाने-पीने की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी, खाने की समस्या। तो ये घेराबंदियाँ क्या होता था कि कई महीनों तक चलती थी। कि जो सेना जो थी वो बाहर बैठी रहती थी। अब अंदर वाले लोग अगर वो बाहर नहीं आ सकते, उनको खाद्य आपूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि उनके खेती वगैरह कुछ है नहीं। तो विजयनगर में सबसे बड़ा जो उनका वो फ़ायदा था, उन्होंने इसलिए उन्होंने वो किलेबंदी को
किलेबंदी के अंदर कृषि क्षेत्र को लिया, ताकि अगर घेराबंदियां हो तो ये होता था कि अगर कई महीनों तक भी घेराबंदी होगी तो उनका तो कृषि क्षेत्र अंदर है, उनकी सिंचाई सुविधाएं थी वो भी सारी किले के अंदर थी, किलेबंदी के अंदर थी। तो उनको क्या था कि इस तरह से उनको नहीं हराया जाता था। ठीक है। तो अब जैसे कि विजयनगर के अंदर तो इस तरह की किलेबंदी थी और कृषि क्षेत्र भी था और सिंचाई व्यवस्था भी थी। मतलब बाकी जो शासक होते थे वो क्या करते थे, बस विशाल अन्नागार तो बनाते थे, लेकिन ये होता था कि कई बार जैसे कई महीनों और वर्षों तक जो ये चलता था घेराबंदियां, उसके चक्कर में क्या होता था कि खाद्य आपूर्ति थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। तो इस वजह से कई बार हार जाते थे लोग। तो इसलिए विजयनगर के शासकों ने अ, ये पूरी कृषि भूमि थी उसके साथ साथ में जो विशाल जलाशय थे इनको भी किलेबंद करवा के, और ये हालांकि ये महंगा था काफी उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अ, आगे के फ्यूचर का उन्होंने सोचा और कि कभी इन चीजों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने जो कृषि क्षेत्र था और जो सिंचाई व्यवस्था थी उसको भी किलेबंदियों के अंदर ही रखा। अब आते हैं हम लोग जल व्यवस्था के बारे में। ठीक है। अभी कृषि व्यवस्था के बारे में तो हमने यहाँ पे इसमें देख लिया कि कैसे उसको घेराबंदी के अंदर रखा हुआ था। ऐसे ही जल व्यवस्था भी। ठीक है। तो विजयनगर में क्योंकि तुंगभद्रा नदी के पास में विजयनगर में ही था। ठीक है। तो जो तुंगभद्रा नदी के जो एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था वहां पे। ठीक है। और इसके चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी। ठीक है। और ये शहर के चारों कर्दनी का एक बाउंड्री टाइप में बनाती थी ये। ठीक है। तो ये जो पहाड़ियों से जो जलधाराएं आती थी, पानी आता था वो आके नदी में मिल जाता था। और इन्होंने क्या करा था कि जो धाराएं आती थी उन पर इन्होंने बांध बना दिए थे, और बड़े बड़े होज यानी पानी के बांध बना के और काफी पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने होज बना दिए थे। ठीक है। और इन्होंने पानी का संचय क्यों किया, पानी को इन्होंने क्यों इकट्ठा किया, संचय किया, इसका ये रीजन था कि ये थोड़ा क्षेत्र था, ये शुष्क क्षेत्र था, तो यहाँ पे पानी का संचय करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि बांध भी बनवाए, जो पहाड़ियों से जलधाराएं आती थी ना वो नदी में मिलती थी, तो उन पे बांध भी बनाए और बड़े बड़े होज बना दिए, जिससे कि जलापूर्ति पीने का पानी हो या फिर खेती के लिए सिंचाई का पानी हो, इसकी इन्होंने व्यवस्था करी। अब जलाशयों के अंदर हम लोग नहर और जलाशय के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक फेमस जलाशय है कमलपुरम जलाशय। ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में। ठीक है। ये एक हौज था, यानी कि पानी स्टोर करा हुआ था। पीछे हमने पढ़ा कि कैसे जो पहाड़ियों से जलधाराएं आती थी उनको उन्होंने रोक के और बांध बना देते थे और फिर हौज बनाते थे। तो ऐसे ये जलाशय था कमलपुरम जलाशय। और इसके इस हौज से क्या होता था, जो खेतों में जो सिंचाई होती है उसके लिए पानी जाता था इस जलाशय। ठीक है। और एक नहर थी इसी जलाशय से जुड़ी हुई, जिससे पानी जाता था, जो राजकीय केंद्र था। ठीक है। वहां पे इससे पानी जाता था, यानी पीने का भी और जो सिंचाई का भी, दोनों। फिर एक नहर आती है इम्पोर्टेंट। अब ये वो चीजें हैं कमलापुरम जलाशय और ये हिरन है, जो अब भी इनके अवशेष बचे हैं, पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, तभी इनके बारे में पता लगा पा रहे हैं कि ये किस चीज के काम आते थे, जो भी स्थापत्य के इमारतें थी वहां पे वो। तो एक हिरिया नहर है, इसके भी अवशेष अभी तक बचे हुए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी पानी कहाँ से आता था, इस नहर के अंदर, हिरिया नहर के अंदर तुंगभद्रा नदी है ना, वहां से जो बांध बनाए हुए थे वहां से इसमें पानी आता था इस नहर में। ठीक है। और यह नहर जो धार्मिक केंद्र था और शहरी केंद्र था उसको अलग अलग करने वाली जो घाटी है उसके अंदर सिंचाई करी जाती थी इससे। मतलब धार्मिक केंद्र, एक साइड में धार्मिक केंद्र था और एक साइड के अंदर शहरी केंद्र था, और उनके बीच के अंदर घाटी थी एक। तो उस घाटी के अंदर जो सिंचाई की जाती थी वो हिरियन नहर के द्वारा की जाती थी। ठीक है। अब इसका निर्माण संगम वंश के जो राजा थे उन्होंने करवाया था। ठीक है। उसके बाद में अब इसके अवशेष, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके अवशेष आज भी मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, शहरी केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब बाजार व्यवस्था के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि किस चीज का आयात निर्यात होता था ये सब। अब हम शहरी केंद्रों के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। कि शहरी केंद्र के रूप में विजयनगर कैसा था। ठीक है। तो जो पुरातत्वविद हैं उनके अनुसार जो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली जो सड़कें थी, वहां पे सामान्य लोगों के आवास
कि जो पुरातात्विक साक्ष्य वो कम मिलते हैं, यानी कि जो शहर की तरफ जो सड़क जाती थी वहाँ पे जो सामान्य लोग थे वो नहीं रहते, क्योंकि उसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते, तो हमने ये माना है कि वहाँ पे जो सामान्य लोग थे वो नहीं रहते हैं। अब शहर के जो उत्तरी पूर्व कोना है उसमें चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब, या फिर कुछ और चीनी मिट्टी से निर्मित और चीजें मिली हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाते हैं इतिहासकार कि इसमें यहाँ पे अमीर व्यापारी लोग रहते होंगे इस क्षेत्र में, उत्तरी पूर्व क्षेत्र में। ठीक है। और इसको ये भी बोला जाता है कि यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था, और यहाँ पे जो मकबरे और मस्जिद है उनके अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं। तो तो इससे हमने ये जाना है कि यहाँ पे मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला था, यानी कि अमीर जो मुस्लिम वर्ग है वो रहता था यहाँ पे। फिर ये है कि जो मकबरे और जो मस्जिद बने हैं ना, इनका जो स्थापत्य है वो किससे मिलता है? जो हम्पी के अंदर जो मंदिर मिले हैं, अभी आगे हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम्पी के अंदर जो मंदिर मिले हैं, इनके और मंदिर और मंडप है उनके स्थापत्य से मिलता जुलता ही जो मकबरे और मस्जिद है इनका स्थापत्य है। ठीक है। अब जो बारबोसा है, इनके बारे में भी हमने देखा कि विदेशी यात्री, तो बारबोसा के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि लोगों के घर छप्पर के भी हैं, यानी कि अ, घास फूस और लकड़ियों से जो बनाते थे वैसे भी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सुदृढ़ है, यानी कि मजबूत है। ऐसा नहीं है कि अगर छप्पर अगर बना हुआ है अगर तो अच्छे से नहीं बना होगा या फिर कच्चा होगा, ऐसा नहीं है, वो अच्छे से बने हुए हैं। ठीक है। और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है, यानी कि ये आवास जो है ये कहाँ पे है? व्यवसाय के आधार पे जो लंबी लंबी खुले स्थानों में जो गलियां थी उनके आसपास ही बने हुए हैं। ठीक है। अब क्षेत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोलिन मैकेंजी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने मानचित्रीकरण करा था विजयनगर का। तो ये है कि क्षेत्रीय जो सर्वेक्षण होते थे उसमें सर्वेक्षण किया गया था कि इस क्षेत्र में क्या चीजें हैं, फिर अनुमान लगाया गया कि ये इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा इस चीज का। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार इन्होंने बताया कि इस पूरे जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारे पूजा स्थल है। ठीक है। और छोटे मंदिर है जो अलग अलग संप्रदायों के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। तो ये मंदिर बहुत सारे हैं, अलग अलग उनके अंदर मूर्तियां ये सब है। तो ये क्या दर्शाते हैं कि इसमें अलग अलग संप्रदाय अपनी अलग अलग पूजा करते होंगे। तो काफी कई संप्रदायों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। अब कुएं, पानी का स्रोत क्या था मेन, मतलब कि पीने के पानी के लिए? तो एक तो कुएं, ठीक है। फिर एक बरसात पानी वाले जलाशय, यानी पानी जो बारिश का पानी था उसको भी स्टोर करते थे। ठीक है। और मंदिरों में भी जलाशय बने होते थे। तो ये क्या था कि जो लोग रहते थे उनके लिए पीने के पानी का स्रोत थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे राजकीय क्षेत्र। ठीक है। राजकीय क्षेत्र जो केंद्र के जो बस्ती है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक है। इसमें कितने 60 से अधिक मंदिर है इस राजकीय क्षेत्र में भी, यानी मंदिर हर जगह थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक केंद्र एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं पे मंदिर मिलेगी, ऐसा नहीं था। राजकीय केंद्र हो या फिर कोई और पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे मंदिर। तो जो राजकीय क्षेत्र है उसके अंदर 60 से अधिक मंदिर पाए गए हैं। ठीक है। हाँ, मंदिरों और जो संप्रदाय को जो प्रशय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है। अब ये बहुत बार आता है कि राजाओं ने और जो भी शासक थे, विजयनगर नहीं अगर कहीं की भी हम बात करें तो उन्होंने मंदिर बनवाए, मंदिरों में बहुत अनुदान दिए उन्होंने। तो ये उन्होंने क्यों किया? इसका क्या था? सत्ता की स्थापना की विविधता, यानी कि जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो स्वयं को क्या करते थे कि भगवान से या फिर किसी देवता से किसी से खुद को जोड़ लेते थे कि हम उनके अ, उनके थ्रू आप पे वो शासन कर रहे हैं या फिर आपकी देखभाल कर रहे हैं जो भी। तो जो मंदिरों और जो संप्रदाय थे, अलग अलग संप्रदाय थे, उनको प्रशय देना यानी उनको आश्रय देना वो उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि सत्ता की स्थापना की विविधता। क्योंकि जो जनता थी, जो लोग थे, वो क्या करते थे कि जो धर्म है उससे काफी प्रभावित होते थे, वो काफी इन्वॉल्व भी रहते थे। ठीक है। तो राजा क्या करता था,
मंदिरों के थ्रू और कनेक्ट करता था जनता से, ठीक है? तो ये सत्ता स्थापना की विविधता थी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या किया गया है कि जो 3 संरचनाएँ थी, उनकी पहचान करी गई है महलों के रूप में, ठीक है? जो राजकीय क्षेत्र था, इसके अंदर देखो हमने पहले तो देखा कि यहाँ पे 60 मंदिर है ना? 60 से ज़्यादा मंदिर मिले हैं। तो इसमें क्या है कि जो 30 संरचनाएँ हैं, इनकी पहचान महलों के रूप में की गई है। ये बहुत बड़ी-बड़ी संरचनाएँ थी और यहाँ पर जो अनुष्ठानिक कार्य यानी जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं होते थे, ठीक है? और मंदिर जो थे पूरी तरह राजगिरी से निर्मित थे और जो बाकी संरचनाएँ थी वो विकारी थोड़ी कम अच्छी वस्तु से बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं विजय भवन के बारे में। विजय भवन क्या था जो राजकीय जो केंद्र है उसके अंदर ही जो इमारतें थी उन्हीं में से एक है विजय भवन, ठीक है? अब डोमिंगो पेस क्या कहते हैं कि सभा मंडप ये भी एक इमारत है और महानवमी डिब्बा ये भी एक इमारत है, ठीक है? तो इन दोनों को संयुक्त रूप से डोमिंगो पेस क्या कहता है विजय भवन। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि सभा मंडप या फिर महानवमी डिब्बा इन दोनों को संयुक्त रूप से डोमिंगो पेस ने क्या कहा था विजय भवन कहा था, ठीक है? ये दोनों अलग अलग संरचनाएं हैं लेकिन क्योंकि दोनों एकदम पास पास में हैं तो डोमिंगो पेस ने क्या करा कि इनको एक साथ में विजय भवन के रूप में इन्होंने माना है, ठीक है? और इसको राजा का भवन भी कहा गया है। कुछ अन्य जो इतिहासकार थे उन्होंने इनको राजा का भवन के रूप में भी बताया गया है, ठीक है? और ये जो जो अंदर का जो क्षेत्र था जो राज्य के केंद्र का वहां में सबसे बड़ी जो संरचना है वो विजय भवन ही है। इसके अंदर क्या क्या आता है सभा मंडप और महानवमी डब्बा, ठीक है? और ये पूरा क्षेत्र दोहरी दीवारों से घिरा है और बीच में एक गली है। दोहरी दीवारों से क्या मतलब है यानी कि सभा मंडप का एक अलग है और महानवमी डब्बा का एक अलग है। उसके बाद में इनके बाहर एक बाउंड्री और है तो ये दोहरी दीवारों से घिरा है और इन दोनों के बीच में क्या है एक गली है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सभान मंडप के बारे में। ये क्या एक ऊंचा सा मंच मंच है, ठीक है? बहुत ही ऊंची सी एक जगह है और इसके इसके अंदर क्या है कि पास पास में ना स्तंभ लकड़ी के स्तंभ के लिए और छेद बने हुए हैं पास पास में, ठीक है? और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए क्या लगी हुई है सीढ़ियाँ लगी हुई है और जो ये मंजिल है ऊपर वाला जो मंजिल है ये जो स्तंभ है उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। अब ये है कि जो स्तंभ है इतने पास-पास हैं और काफ़ी कम स्पेस बचता है मतलब स्तंभों के अलावा, तो इसलिए अभी तक हमें ये पता नहीं चला है, कि ये मंडप किस कार्यों के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं है, खुला स्थान नहीं है, कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सके या फिर कुछ ऑर्गेनाइज़ हो सके वहाँ पर, तो अभी तक ये पता नहीं चला ये किस काम आता था। और फिर आगे हम देखते हैं महानवमी डब्बा के बारे में। अब इसमें देखो साइड के अंदर फोटो है इस तरह ये है महानवमी डब्बा ये भी विशालकाय मंच है, ठीक है? जैसे सभा मंडप है वैसे ही ये अब 11,000 वर्ग फीट में भी फैला हुआ है और इसकी 40 फीट ऊंचाई है। इसके बाद में ये है कि जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ठीक है उस उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला है कि इसके ऊपर यानी कि इस ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है? इसके ऊपर लकड़ी की एक संरचना बनी हुई थी। हालाँकि वो अवशेष में पता चलता है कि यहाँ पे लकड़ी की संरचना होगी, वो अब है नहीं। और जो इसके ये जो दीवारें ये सब है, इस पे क्या हुआ है उभारदार उत्कीर्ण हुए हैं, ठीक है? उत्कीर्णन यानी कि कुछ बना हुआ है, कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। तो सभा मंडप और महानवमी डब्बा के बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम देखेंगे कि महानवमी डब्बा इसका नाम इस तरह से पड़ा हुआ है महानवमी डब्बा। तो इसको किससे जोड़ा जाता है कि जो महानवमी आती है, जो महानवमी उत्सव आता है, तो ये अंदाजा लगाया कि संभवतः ये अनुष्ठान है, ये कब होते होंगे? सितंबर और अक्टूबर के जो सर्दियाँ जब आने वाली होती है, उस टाइम में अगर यहाँ पे होते होंगे, उस समय जैसे दशहरा हो गया, दुर्गा पूजा होगी, नवरात्रि और महानवमी, तो ये त्योहार यहाँ पे मनाए जाते होंगे, ठीक है? अब ये क्या था कि बहुत ही महानवमी डब्बा पे बहुत अच्छे से उत्सव मनाया जाता था। यहाँ पे राज्य जो था वो अपना रुतबा, ताकत और जो अधिराज्य है उसका प्रदर्शन करता था। यानी कि बहुत ही बड़ा फंक्शन त्योहार इनकी ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता था मूर्ति पूजा भी होती थी इस वक्त और जो राज्य का जो अश्व होता है घोड़ा होता है उसकी पूजा होती थी। भैंसों की और जो अन्य जानवर होते थे उनकी बलि दी जाती थी, ठीक है? तो ये जो महानवमी उत्सव था
एक त्योहार मनाया जाता था। इस समय क्या होता था कि जो मूर्ति पूजा है वो भी होती थी और जो राज्य के जो घोड़े हैं उनकी पूजा होती थी, तो भैंस और जो अन्य जानवर होते हैं उनकी बलि दी जाती थी। और इसमें जो नृत्य, कुश्ती, साथ लगे घोड़े, हाथियों की शोभा यात्रा निकलती थी। शोभा यात्रा यानी कि जो रैली निकलती है ना, वो निकलती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी बुलाए जाते थे आसपास के राज्य से, कहीं से। तो अपने राज्य को बहुत अच्छा दिखाते थे। तो यहाँ पे सारे जो डांस भी होता था, कुश्ती, घोड़े, हाथी, इनकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी। अब क्या होता, जैसे हमने पहले अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो नायक और अमर थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि जो नायक थे वो जो महानवमी जो उत्सव होता था, इस समय वो आते थे और जो राजा को क्या देते थे, बैंड मतलब देते थे राजा को। तो वो मुख्य आकर्षण की चीजें थी, क्योंकि सारे नायक उस समय इकट्ठा होते थे और वो राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है। और साथ में नियत कर भी लाते थे, क्योंकि साल में एक बार ये उत्सव आता था, त्योहार आता था। तो वो क्या करते थे, जो भी टैक्स उनका है वो भी इसी टाइम वो दिया करते थे। इसके बाद में अगर और संरचनाओं की बात करें हम लोग, जो राजकीय केंद्र था उसके अंदर, तो यहाँ पर एक आता है कमल महल, ठीक है। ये जो राजकीय केंद्र है उसके अंदर जो सबसे सुंदर इमारत है इसको माना जाता है। ये देखिए फोटो के अंदर। तो और इसका जो नाम है ये कमल महल, ऐसा नहीं है कि विजयनगर उस समय इसका नाम ये था, कमल महल था। लेकिन जो 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी जो यात्री आए थे, उन्होंने इस बिल्डिंग का नाम क्या रखा था, कमल महल रख दिया था। ये काफी सुंदर थी और इस तरीके से बनी हुई थी, तो इसलिए इन्होंने इन्होंने जो अंग्रेजी यात्री थे, इन्होंने इसका नाम कमल महल रख दिया। उसके बाद में जो मैकेंजी है, कॉलिन मैकेंजी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये शायद परिषदीय सदन होगा। यानी कि जो राजा है, शासक है, वो अपने जो भी मंत्री लोग हैं उनके साथ में यहाँ पे बैठता होगा, मीटिंग होती होगी, चर्चाएं होती होगी, और अपने जैसे कि इसमें लिखा गया अपने परामर्शदाताओं से यहाँ पे मिलता था। तो जो कॉलिन मैकेंजी है उनके अकॉर्डिंग ये क्या था, एक परिषदीय सदन था। और बाकी कंफर्म नहीं है कि ये किस काम आता था ये कमल महल भी। आगे बढ़ते हैं, एक हजारा मंदिर। ये भी एक मंदिर था और यहाँ पे इसका प्रयोग ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग राजा और उनके जो परिवार है वही करते थे, यानी जो और कॉमन लोग थे वो इसके अंदर नहीं आते जाते होंगे। लेकिन इस मंदिर के अंदर क्या है कि जो बीच में एक मूर्ति होती है, मेन मूर्ति, वो इस समय अभी है नहीं, इस समय वो नष्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो मंदिर की जो आंतरिक दीवारें हैं, जैसे कि उसकी फोटो है दीवारों की, इसके अंदर क्या था कि जो रामायण है उसके कुछ दृश्यांत लिखे हुए हैं। कुछ दृश्यांत मतलब उत्कीर्णित है, उनको बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें फोटो में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं घोड़े, हाथी, ये सब दिख रहे हैं, और यहाँ पे महिलाएं पुरुष दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो रामायण है उसका भी इस पर उत्कीर्णन हुआ था हजारा मंदिर में। आगे हम बढ़ते हैं धार्मिक केंद्र, ठीक है। अब धार्मिक केंद्र कौन से एरिया में था, तो तुंगभद्रा जो नदी है, ठीक है, उसका उत्तरी चट्टानी जो भाग था ना, उस एरिया को धार्मिक केंद्र माना गया है, ठीक है। अब स्थानीय जो मान्यताएं थी वो क्या थी उस समय की, ठीक है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती है, ठीक है। जो उत्तरी चट्टान जैसे इसमें दिया गया है, तो जो पहाड़ी थी, ऐसे बोला जाता है कि ये जो रामायण के अंदर जो उल्लेखित है बाली और सुग्रीव की जो राज्य था, तो ये बोलते कि वो पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो रक्षा कर देती है उस क्षेत्र की, ठीक है। लेकिन ये है कि एक और है इसके अंदर मान्यता कि जो स्थानीय मातृ देवी है पंपा देवी, इन्होंने इस यहाँ पे क्या किया था, इन पहाड़ियों में जो विरूपाक्ष है, राज्य के संरक्षक देवता हैं, भगवान है, विष्णु का एक रूप, तो इन्होंने विवाह के लिए यहाँ पे तप किया था, ठीक है। इन पहाड़ियों में पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। तो इसमें कई मान्यताएं हैं कि ये धार्मिक केंद्र में क्या था क्या नहीं था। एक मान्यता के अनुसार तो ये है कि ये जो पहाड़ियां जो रामायण में बाली और सुग्रीव का जो वानर राज्य था उसकी रक्षा करती थी। और दूसरा है कि जो मातृ देवी जो पंपा देवी है, इन्होंने क्या करा था, इन पहाड़ियों में जो विरूपाक्ष भगवान है, राज्य के जो संरक्षक देवता है, इनसे विवाह के लिए यहाँ पर तप किया था। तीसरा ये है कि यहाँ पे ना बहुत सारे जैन मंदिर भी मिलते हैं, तो इसलिए इसको धार्मिक केंद्र बोला है। आगे हम देखते हैं विजयनगर के मंदिर। इसकी विशेषता पढ़ेंगे हम, दो जो मंदिर है उनमें विरूपाक्ष
और विट्ठल, इनके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो अब ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि धार्मिक मंदिरों को जो शासक हमेशा खुद से जोड़ते हैं, ताकि जो जनता है उनको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो जो शासक थे उन्होंने क्या करा कि जो ईश्वर थे उनसे खुद को जोड़ने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाए बहुत सारे, ठीक है। वो अनुदान भी देते थे काफी, लेकिन कई बार वो मंदिर बनवाते थे। और मंदिर क्या थे, मंदिर शिक्षा के रूप में भी कार्य करते थे, शिक्षा केंद्र भी थे। जैसे कि जो प्राचीन भारत है उसमें क्या था कि जो मंदिर थे, यहाँ पे क्या होती थी, शिक्षा होती थी, आश्रम बने हुए थे, ठीक है। ऐसे ही मदरसे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ के अंदर भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, वो भी है ना। तो इसी से विजयनगर जो साम्राज्य था उस समय क्या था, जो मंदिर है वो शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे, ठीक है। और शासक और अन्य लोग मंदिरों के लिए दान करते थे। यूं नहीं था कि सिर्फ शासक लोग ही मंदिरों के लिए दान कर रहे हैं, जो भी अमीर लोग थे, नायक लोग थे, वो भी मंदिरों के लिए अनुदान देते थे, दान देते थे, ठीक है। अब धर्म और शिक्षा केंद्र के अलावा मंदिर क्या थे, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में भी उभरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो विजयनगर के जो शासक थे, उनका जो संरक्षक देवता थे विजयनगर के, वो कौन थे, भगवान विरूपाक्ष, ठीक है। तो इन्होंने इनकी ओर से शासन करने का दावा किया कि ठीक है, हम विरूपाक्ष जो भगवान है उनकी ओर से हम शासन कर रहे हैं, ठीक है। और इनके जो राज के आदेश थे, ठीक है, जो ऑर्डर्स वगैरह जो भी थे इनके, उनमें कन्नड़ जो लिपि है उसके अंदर श्री विरूपाक्ष शब्द हमेशा लिखा होता था कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं, हम उनको मानते हैं। तो इसलिए जो भी ऑर्डर वगैरह होते थे, इनके आदेश होते थे, उन पे भी श्री विरूपाक्ष करके कन्नड़ के अंदर लिखा होता था, ठीक है। अब शासकों ने देवताओं से गहन संबंध दर्शाने के लिए स्वयं को क्या उपाधि ली उन्होंने, हिंदू सुल्ताना, यानी हिंदू सुल्तान करके उन्होंने उपाधि भी ली, ठीक है। अब ये है कि सुदृढ़ राज की सत्ता दर्शाने के लिए मंदिरों में जो नया स्थापत्य है वो भी प्रकाश में आया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने मंदिर बनवा दिए या फिर अनुदान दे दिया मंदिरों के लिए। वो क्या करते थे, कुछ कुछ बनवाते भी रहते थे। जैसे कि इस समय क्या हुआ कि जो नया स्थापत्य जो प्रकाश में है, इसके अंदर क्या था, एक तो था गोपुरम, एक था मंडप, और विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर, ये दो मंदिर, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और गोपुरम और मंडप क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो नया स्थापत्य था ये भी सामने। सबसे पहले गोपुरम, आप ये एक बार देख लीजिए इसका फोटो, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये गोपुरम एक मंदिर होगा, लेकिन असल में क्या था, ये मंदिर नहीं था, ये राजकीय प्रवेश द्वार था। मंदिर तो इसके यहाँ से, जैसे कि ये एरिया है, ये इसका गेट है, इससे अंदर जाते हैं तो आगे जो खुला एरिया होता था वहां पे आगे जाकर मंदिर होता था। तो ये तो सिर्फ एक मेन गेट होता था मंदिर का, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो गोपुरम क्या था, एक प्रवेश द्वार था। और ये इतना भव्य सुंदर और इसका स्थापत्य इतना काफी इसको विशाल बनाते थे कि दूर से पता चलता था कि इस एरिया में यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। और इससे ऐसा भी पता चलता था कि शासक काफी शक्तिशाली है। अगर इतना इनके पास पैसा है, इतना खर्च ये गेट बनवाने में कर रहे हैं, तो काफी शक्तिशाली शासक थे। और स्थापत्य क्या था, बहुत बेहतरीन स्थापत्य का उदाहरण थे। उसके बाद में ये कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ना जो शासक लोग थे उन्होंने गोपुरम के निर्माण कराए, कुछ जो गोपुरम है उनका निर्माण जो स्थानीय नायक थे उन्होंने भी कराया। मैंने जैसे बताया कि स्थानीय नायक भी काफी अमीर होते थे, तो उन्होंने भी गोपुरम बनवाए। फिर आता है मंडप, ये भी स्थापत्य का एक नया वो है नमूना। इसमें आप देख सकते हो कि इसके जो स्तंभ है वो किस तरह कितना अच्छे सुंदर बने हुए हैं। तो इसमें कल्याण मंडप है, इसको बोला जाता है कि ये देवी विवाह जो होते थे, विवाह का आयोजन होता था, उसमें इन मंडपों को इसका इस्तेमाल करा जाता। इसके अलावा ना बड़े बड़े स्तंभ भी होते थे, जैसे ये तो मंडप में स्तंभ है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो पूरा एरिया है इधर की साइड में, इसमें क्या होते थे, बड़े बड़े स्तंभ होते थे, गलियारे होते थे, जो जो देवस्थल होता था, मेन मंदिर होता था, उसके चारों ओर बने होते थे। अब आता है सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। कई शताब्दियों में कैसे, कि पहले किसी शासक ने कुछ बनवाया उस मंदिर में, फिर किसी दूसरे शासक ने फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया। तो इस तरह क्या था कि कई शताब्दियों से इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। लेकिन जो अभिलेख जो हमें मिलते हैं
इंस्क्रिप्शन उनके अनुसार क्या है कि जो ये मंदिर है, जो सबसे पहले जो इसका मेन मंदिर है, वो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बन गया था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य था, उससे भी पहले से ये मंदिर था वहाँ पर, लेकिन इसको बाद में और बड़ा बनाया, सुंदर। जो अलग-अलग स्थापत्य जो था उसके अंदर, वो बाद में आया, तो ये काफ़ी कई शताब्दियों के अंदर ये बना हुआ है। उसके बाद में ये है कि जो राजा कृष्णदेव राय, इनका जो राज्यारोहण हुआ था, ये जब राजा बने थे, तो इन्होंने क्या करा, जो मुख्य मंदिर है ना, जो मेन जो मंदिर था, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बन गया था, उसके सामने एक मंडप बनवाया था। मंडप आपको भी मैंने पीछे दिखाई कि कैसे संरचना होती है। तो इन्होंने एक मंडप बनवाया था और पूर्व की साइड में एक गोपुरम है। अभी मैंने गोपुरम के बारे में बताया कि प्रवेश द्वार होता है, तो इसके बारे में भी पूर्वी जो गोपुरम था, इसका निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है उसके अंदर कृष्णदेव राय ने एक तो मंडप बनवाया है, और दूसरा क्या है कि जो पूर्वी गोपुरम है वो भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया है। अब आते हैं कि मंदिर में सभागार। जैसे मंदिर के अंदर गोपुरम होते हैं और मंडप होते हैं, वैसे ही सभागार भी एक होते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग किया जाता था सभागारों का विभिन्न कार्यों के लिए, अलग अलग कार्य होते थे इसमें। अब इसमें ये कुछ में क्या होता था कि देवताओं की मूर्तियां रखी होती थी, संगीत, नृत्य, नाटक के जो भी अलग अलग जो भी कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते थे ना, तो कुछ सभागार होते थे, उनके अंदर तो ये सब होता था कि डांस वगैरह के, ड्रामा वगैरह के, जो भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, कार्यक्रम होते थे वो, ठीक है। कुछ सभागारों का उपयोग इसलिए होता था कि जो देवताओं का जो विवाह होता था, उनके लिए जो फंक्शन होते थे, उत्सव होते थे, उन उस समय उन सभागारों का इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ सभागार थे जिनका देवताओं को जो झूला झूलने के लिए उनका यूज किया जाता था। और जो ये भी कुछ भी सभागारों के अंदर जो भी प्रोग्राम होते थे, इनके अंदर जो मूर्तियां होती थी वो अलग होती थी, अलग अलग मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं विठल मंदिर के बारे में। तो विठल मंदिर ये भी प्रमुख देवता ही हैं, जैसे विरूपाक्ष हैं वैसे ही विठल भी इनके काफी प्रमुख देवता है। तो विठल कौन थे? महाराष्ट्र के अंदर पूजा जाने वाला विष्णु का एक रूप। तो हम आज भी पूजते हैं, मतलब विष्णु का ही रूप है एक विठल, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर विठल कह के उनको बोला जाता है, विष्णु को। तो इनका भी एक मंदिर बना हुआ था, ठीक है। इसमें क्या थे, कई सभागार थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो विठल मंदिर है उसके अंदर क्या है, एक रथ के आकार का मंदिर बना हुआ है। उसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको फोटो दिखाऊंगा मैं। तो रथ के आकार का एक मंदिर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें जो ना रथ गली है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है, यानी कि एकदम सीधी रेखा में जो गलियां हैं वो जाती है गोपुरम से, और रथ गलियां हैं ये, ठीक है। और इन गलियों का जो फर्श है वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। और गलियों के दोनों साइड में जो दोनों ओर जो स्तंभ वाले मंडप है, और जहाँ पर व्यापारी दुकान भी लगाते हैं। यानी कि मंदिर के अंदर जैसे कि अभी पीछे देखा कि जो मंदिर है वो आर्थिक केंद्र के रूप में भी उभरे, तो यहाँ पे क्या होता था, व्यापारी भी अपनी दुकानें लगाते थे। ये आपको दिख रहा है विठल मंदिर का। इसके बाद में आता है कि विजयनगर का मानचित्रीकरण, ठीक है। अब इसका पहला चरण मानचित्रीकरण का। मानचित्रीकरण कैसे होता है कि मैपिंग करते हैं किसी क्षेत्र की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करा कि सबसे पहले जो पूरा एरिया था विजयनगर का, उसको 25 जो वर्गाकार भाग थे उनके अंदर इसको बांटा, और उसको ABCD ऐसे करके पूरा जो वर्णमाला का जो अक्षर है उससे इंगित कर दिया कि ये, जैसे कि 1 नंबर एरिया है तो उसको A करके बोला कि ये A वाला जो एरिया वो है, ठीक है। फिर जो जैसे A बन गया, एक A में कुछ एरिया आ गया, तो इसको क्या किया कि और छोटे छोटे वर्गों के अंदर इसको डिवाइड किया गया। तो इसके भी फिर 25 जैसे वर्गों में और बांट दिया इसको, फिर इसको ABCD ऐसे कर करा। तो इसलिए फिर इन वर्गों को भी और छोटी इकाइयों में बांटा। तो इस तरीके से विजयनगर का मानचित्रीकरण हुआ था। अब आता ये है कि हमें ये जो भवन बने हुए हैं, हम इनके बारे में अभी नहीं पढ़ा, इनके बारे में हमें क्या क्या जानकारियां मिली है या फिर क्या क्या जानकारियां मिल सकती है, ठीक है। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि इसको किस प्रयोग में लाया जाता था। अब हमें कुछ न कुछ अवशेष मिलते हैं, फिर वो किस तरीके से बने हुए हैं, तो इस तरीके से पता चल जाता है कि ये किस काम आते थे ये भवन बने हुए हैं वो। जैसे कि मंदिर है तो मंदिर की संरचना से हमें पता चल जाएगा कि ये मंदिर है और किस काम, पूजा अर्चना के काम आता था, ठीक है। तो
इसमें फिर बाद में हमें ये भी पता चलता है कि उस समय में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था निर्माण कार्य में और किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था निर्माण के लिए। किस किस्म का पत्थर उपयोग में होता था या फिर उनका जो निर्माण का जो टेक्निक थी वो क्या थी। तो भवनों से हमें ये जानकारी भी मिलती है, ठीक है। और जो भी तकनीक और जो वस्तुएं हैं कि किस तरीके से बनाए गए हैं फिर क्या क्या वस्तुएं इस्तेमाल में ली गई है, इनसे हमें क्या पता चलता है कि आर्थिक स्थिति क्या है। जैसे विजयनगर के शासकों ने क्या बनाए, गोपुरम बनाए बड़े बड़े। तो स्थापत्य से क्या पता चलता था कि काफी अच्छी जो आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है इस राज्य की। तो ये आर्थिक स्थिति का भी पता चलता था, ठीक है। अब इसमें है कि जो इमारतों का स्थापत्य है वो सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बताता है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि बहुत सारे मंदिर मिले हैं, तो ये बताते हैं कि अलग अलग संप्रदाय थे यहाँ पे। तो जो सांस्कृतिक प्रभाव है इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग जो मुगलकालीन जो समाज है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो फर्स्ट ए पार्ट बताया मैंने वो भी, और बी पार्ट के अंदर तो हमने स्थापत्य की बात करी है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो मुगलकालीन जो समाज था उसके बारे में बात करेंगे। कृषि व्यवस्था थी वहाँ की, जो सिंचाई व्यवस्था थी उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।